पहले बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के हमले को लेकर। आपको बता दें कि महासंग्राम शुरू हो चुका है और इजरायली हमले में अब तक 20 से ज्यादा जो ईरानी मिलिट्री कमांडर है वो मारे गए। ईरान का सेंट्रल इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमला भी हुआ है और ऐसे में ईरानी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। आज होने वाली नेतन्याहू के बेटे की शादी भी टल गई है। मिसाइल हमलों को देखते हुए टाली गई शादी। इजराइल में अब तक 14 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि ईरान में 224 लोग मारे गए। अब तक चौथे दिन भी ये जो संघर्ष है बहुत तेजी से चल रहा है और आज होने वाली नेतन्याहू के बेटे की शादी भी फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है मिसाइली हमलों को देखते हुए। चौथे दिन ये जो संघर्ष है, जो स्थितियां हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। इजराइल ने भी ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक दिन पहले इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया और बताया गया कि अब तक इस हमले में 224 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सेंट्रल इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ये तस्वीरें आई हैं, चारों तरफ धुएं का ही गुबार नजर आ रहा है और स्थितियां बहुत 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 तनावपूर्ण बनी हुई हैं। वही ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का जो कहना है उसके मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे गए हैं और इस वॉर में अब आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी एंट्री कर ली है। ईरान के समर्थन में पाकिस्तान उतर आया है। पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी गई है। इजरायल पर परमाणु हमले की धमकी दी गई है। ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसिन रजई ने दावा किया। आप देखिए, ये दो देशों के बीच जिस तरीके से युद्ध छिड़ चुका है, उसके बाद पाकिस्तान ने भी एंट्री मार ली है और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ईरान को और उसका कहना है कि अगर स्थितियां नहीं संभलती हैं तो फिर परमाणु हमला कर देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सुबह भी आपको बता दें कि ईरान ने सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और इजराइल पर परमाणु हमले की धमकी दी गई है। तस्वीरें, जगह जगह मलबा दिख रहा है। ईरान के शीर्ष मंत्री ने यह दावा किया, ईरान इजराइल वॉर में पाकिस्तान ने भी एंट्री कर ली है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, ईरान के समर्थन में उतर आए और अब देखिए, जहां तस्वीरें दिखती हैं, जाती हैं नजरें, वहां सिर्फ विनाश, तबाही और तबाही का ऐसा मंजर जिसने बहुत सारे विकास को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दो देशों के बीच जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, वो आपको बता दें कि वहां पर पाकिस्तान ने भी एंट्री कर ली और इस महासंग्राम में आपको बता दें कि अब तक 5 लाख से ज्यादा ईरान की सेना में जो सैनिक हैं वो हैं। इसमें इजराइल की सेना मात्र 1.7 लाख सैनिकों की है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के पास 400 से ज्यादा टैंक और वाहन है और ईरान का सपोर्ट करने उतरा है पाकिस्तान। इजराइल के पास लगभग 2200 ग्राउंड व्हीकल्स हैं और ईरान के पास 500 प्लस फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर है। इजराइल वर्सेस ईरान, और इजराइल के पास लगभग 600 एडवांस एयरक्राफ्ट हैं और जो स्थितियां हैं उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। लंबी दूरी की ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और इजराइल के पास अत्याधुनिक आयरन डोम सिस्टम विकसित है। ईरान की सेना में 400 प्लस जहाज और पनडुब्बियां, जो बेड़ियां हैं, वो भी शामिल हैं। वही इजराइल के पास सीमित लेकिन हाईटेक नेवल यूनिट है जो अपने आप में बड़ी भीषण और बड़ी खतरनाक मानी जाती है। तो आपने देखा कि किस देश के पास क्या क्या है, लेकिन अगर तबाही की बात करें तो चारों तरफ बस तबाही और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। चौथे दिन ये संघर्ष जारी है। तो ये जो संघर्ष है चौथे दिनों से जारी है और आपने देखा कि जहां जहां पर भी नजरें गई, तबाही तबाही का मंजर नजर आ रहा है और आपने देखा कि ये कौन सा देश इस वक्त कितनी मजबूत स्थिति में, अगर दोनों देशों की बात करें। और फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान ने भी एंट्री कर ली है। इजराइल ने हाइफा में भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और इजराइल के बतियाम में भी ईरानी हमले की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। फिलहाल इजराइल के पास सीमित लेकिन हाईटेक नेवल जो यूनिट है वो बताया जा रहा है कि इस वक्त है। आप देखिए, विनाश की वो तस्वीरें, दोनों देशों के बीच जिस तरीके से युद्ध की स्थिति है, युद्ध छिड़ चुका है चारों तरफ। अब तक 224 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने पलटवार किया, इसको 2 प्रॉमिस 3 का नाम दिया और सैकड़ों मिसाइलें दागी गई।
और इस इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक और 20 से ज़्यादा जो मिलिट्री कमांडर हैं वो मारे गए हैं। और आज होने वाली नेतन्याहू के बेटे की शादी को भी फिलहाल टाल दिया गया है। अब तक इजराइल में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो स्थितियां आप देख रहे हैं, पिछले 4 दिनों से ये संघर्ष चल रहा है, ये आखिरकार किस तरफ आगे बढ़ रहा है? और भारत के लिए भी अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही कूटनीतिक संघर्ष है, संकट भी इसको कह सकते हैं। टेंशन बहुत है और पाकिस्तान ने भी एंट्री ले ली है ईरान के सपोर्ट को देखते हुए। कौन मजबूत दिख रहा है इस स्थिति में अभी सबसे ज्यादा, संजीव जी? देखिए, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो इस वजह से सामने आया क्योंकि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था। और ईरान इस बात की कोशिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन्स जो है एक्वायर कर ले। और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई उसमें भी बात को स्वीकार किया गया था, मान लिया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रक्रिया को तेज किया है। उसने IAEA को जो ऐसा न करने का जो कमिटमेंट था उसको वो वायलेट कर रहा है। तो और अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो 5 दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में इजराइल जिसके के पास पहले से ही न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के प्लान्स मौजूद थे, उसने ये पूरी कार्रवाई कर दी। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी एक बैक चैनल के माध्यम से सहमति रही है और विदाउट इसके ये हो नहीं सकता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक युद्ध की स्थिति में बदल गया है। और दोनों ही पक्षों की तरफ हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने भी इजराइल को निशाना बनाते हुए कई सफलतापूर्वक हमले किए हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वर्तमान समय में एक युद्ध का रूप ले चुकी है। लेकिन इस युद्ध का फर्दर एस्केलेशन होता है या नहीं होता है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस तरीके से कहाँ पे ले जाता है। यदि वो उसको आगे बढ़ाएगा तो ऐसे में उधर ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि दोनों देशों में संघर्ष जो विराम है वो करवाएंगे, जो लड़ाई चल रही है उसमें उनकी भूमिका अहम होगी। और लेकिन अगर तेहरान की बात करें, वहाँ पर हालात बहुत बेकाबू हो रहे हैं, लोगों के पास शेल्टर होम्स तक नहीं बचे शरण के लिए, लंबी लंबी लाइनें वहाँ पर लगी हुई है। मतलब जहाँ देखिए वहाँ पर बिनाही की वो तस्वीर सामने आती है, खौफ ही खौफ नजर आ रहा है। एक ऐसा राष्ट्र कि जिसके के ऊपर पहले से ही बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो जहाँ की इकोनॉमी पहले से ही सीवियरली हैम्पर्ड है, और ऐसे में अब उसके ऊपर इतने बड़े हमले किए जाना और उसके ऊपर जो फाइटर जेट्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से जो इतने बड़े हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ के आम लोगों की जो स्थिति है वो तो और खराब होगी। लेकिन जहाँ तक ईरान की आम जनता की बात है तो वहाँ की आम जनता अगर आज इजरायली हमलों की वजह से वो त्रस्त है, तो वो जो ईरान की जो सत्ता है, जो इस समय का शासन है, जो इस्लामिक रिजीम है, उसके अथॉरिटेरियन रुख से भी वो काफ़ी व्यथित रहती है। उसके अंदर एक असंतोष रहता है, चाहे वो महिलाओं की स्थिति हो, चाहे वो लोकतंत्र के समर्थकों की स्थिति हो, सभी जो है उसके ऊपर ईरानियन रिजीम ने क्रश किया है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान में ऐसे ही बड़े हमले जारी रहते हैं तो वहाँ पर जो ऐसे लोग जो कि वहाँ पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे वो भी सड़कों पर आ सकते हैं, और वो ईरानियन जो इस्लामिक रिजीम है उसको वो कमजोर कर सकता है। और वहाँ पर एक रिजीम चेंज का जो इजराइल का और अमेरिका का जो एक मंसूबा रहता है उसकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो पूरी लगातार बढ़ती जा रही है, 7% तक तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी, और ये माना जा रहा है कि अगर यही वैश्विक संकट रहे तो आगे चल के कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, यहाँ तक कि ये स्थिति भी आ सकती है कि तेल आगे मिल भी ना पाए। इसको लेकर क्या विश्लेषण होगा आपका? देखिए, ये बिल्कुल कि यदि ये युद्ध एस्केलेट और फर्दर करता है तो ऑयल के जो दाम हैं वो और भी बढ़ेंगे, और उसमें जाहिर है कि जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं उसमें डिसरप्शंस आ रहे हैं। और यदि ये युद्ध बढ़ता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी गहरे तरीके से प्रभावित होता है तो जो ऑयल की जो सप्लाई रूट्स हैं वो और अधिक बाधित होंगे।
और ऐसे में जो तेल के जो दाम है वो पूरे विश्व में बढ़ेंगे, भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हर एक राष्ट्र इस पूरी स्थिति को लेकर के उसने अपनी चिंता व्यक्त की है। भारत ने भी इस बात की सलाह दी है कि दोनों ही पक्षों को रिस्ट्रेंट बरतना होगा और डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ना होगा। तो ये जो पूरी स्थिति है वो विश्व के लिए अच्छी खबर नहीं है और एनर्जी सप्लाई ये चेन हालात जो गहरे तरीके लगातार से आगे प्रभावित बढ़ होंगे। रहे हैं, डराने वाले और वैश्विक एक संकट पैदा किए हुए। बहुत धन्यवाद संजीव जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना विश्लेषण करने के लिए। बढ़ते आगे, आज वाराणसी में योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शाम 5:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक होगी। कानून व्यवस्था को लेकर विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक होगी। 7 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे खुद और श्री काशी विश्वनाथ काल भैरव के दर्शन और पूजन के लिए भी वहां पर जाएंगे। मंगलवार की सुबह 9:30 बजे वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय दौरा है जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक होनी है, समीक्षा बैठक। 5:30 बजे लगभग पहुंचेंगे और 7 बजे स्थलीय निरीक्षण पर भी वो निकलेंगे। इसके अलावा काशी विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन भी वो करेंगे और 9:30 बजे वाराणसी से रवाना होंगे। रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित, क्या जानकारी और सामने आ रही है मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई? आज 5:30 बजे पहुंचेंगे, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आज? देखिए, प्रोटोकॉल के मुताबिक 5:30 बजे मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे और यहाँ से पहले सीधे वो सर्किट हाउस में आएंगे। सर्किट हाउस में एक मीटिंग प्रस्तावित है विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर और कानून व्यवस्था की। 2 अलग अलग मीटिंग रखी गई हैं और उसके बाद फिर वो निकलेंगे काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, जैसा कि उनका नियमित है। जब भी वाराणसी में आते हैं तो दर्शन पूजन जरूर करते हैं। और इसके अलावा साथ साथ उनके दौरे में खासकर वो ऐसे समय में ही आते हैं कि रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं और औचक निरीक्षण भी, जो तमाम विकास योजनाएं यहाँ पे चल रही है, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, काफी योजनाएं चल रही है, उसका देख रेख पूरा सब कुछ एक प्रकार से कहा जाए नियंत्रण मुख्यमंत्री अपने हाथों में रखते हैं और अचानक औचक निरीक्षण करते हैं। तो एक 2 योजनाओं का वो औचक निरीक्षण भी रात्रि को करने के निकलेंगे। फिर रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह कुछ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे और 9:30 बजे के आसपास वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। शुक्रिया आपका रोहित, जानकारी देने के लिए। तो वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और ये दो जो दिन हैं बेहद खास इस नज़रिए से रहेंगे क्योंकि विकास कार्य जो चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उन विकास कार्यों की स्थलीय हकीकत क्या है उनका भी वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। और ये 2 दिवसीय दौरा जिसमें सर्किट हाउस में भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर ये बैठक जो है वो बड़ी अहम रहने वाली है। बढ़ते आगे, अमित शाह के दौरे पर अखिलेश यादव का तंज है। एक्स पर एक पोस्ट किया है और अखिलेश यादव ने लिखा है कि केशव प्रसाद को मित्र कहने पर शाह पर उन्होंने तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट किया है और ये तंज कसा है। केशव प्रसाद को मित्र कहने पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। ये पोस्ट लिखा उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने तो इश्तिहार में ना लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। तो ये जो पोस्ट है अखिलेश यादव का है और निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। एक्स पर ये पोस्ट किया है जिसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करके तंज कसा है। केशव प्रसाद को मित्र कहने पर उन्होंने ये टिप्पणी की और लिखा है कि इन्होंने इश्तिहार में ना लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। ये अखिलेश यादव का किया गया पोस्ट है। कल अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, बड़ी संख्या में उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे और मित्र वाली जो बात थी उसको लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। बढ़ते आगे, महाराजगंज में युवती के शव के 7 प्रेमी ने फेरे लिए। फेरे लगाकर सिंदूर लगाकर विवाह किया। घर में फंदे से लटका मिला था युवती का शव। पोस्टमार्टम के बाद युवती का शव जब घर लाया गया, मंत्रोच्चार के साथ सिंदूर लगाकर फेरे लिए गए। निचलौली कस्बे के कृष्णा नगर वार्ड का ये मामला है। मृतक युवती के साथ ये शादी काफी चर्चाओं में पूरे क्षेत्र के लिए। मंत्रोच्चार के साथ शव को सिंदूर लगाकर फेरे भी लिए। निचलौल कस्बे के कृष्णा नगर वार्ड का ये मामला है। युवती का शव बताया जा रहा है कि फंदे से लटका मिला था और युवती के शव के साथ उसके प्रेमी ने 7 फेरे लिए, उसकी मांग में सिंदूर लगाकर विवाह किया।
पोस्टमार्टम के बाद युवती के शव को घर लाया गया था और उस दौरान ये तस्वीरें आई हैं। मंत्रोच्चार के साथ शव को सिंदूर लगाकर फेरे लिए गए। ये क्षण सभी के लिए भावुक क्षण में तब्दील हो गया। निष्काम कस्बे कृष्णा नगर का मामला है। युवती ने अपनी जान दे दी थी। शव फंदे से लटका मिला था, लेकिन जब शव पोस्टमार्टम के बाद घर आया, उसके बाद शव के साथ साथ फेरे लिए उसके प्रेमी ने सिंदूर लगाकर विवाह किया। आशीष हमारे साथ मौजूद है महाराजगंज से। आशीष, ये शादी काफी चर्चाओं में है, क्या हुआ था युवती के साथ, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र के कस्बे का यह मामला है और जहां पर कल एक शादी रचाई गई, एक प्रेम विवाह हुआ जो इस वक्त चर्चाओं में है। तस्वीरें कुछ वहां की कुछ इस प्रकार से थी। एक तरफ दुल्हन जमीन पर लेटी हुई थी और दूल्हा उनके साथ फेरे ले रहा था और सिंदूर लगा रहा था, माला पहना रहा था। साथ ही अगल बगल जो लोग थे, जो दोनों के परिजन थे, पूरा गांव जो उमड़ा हुआ था, वो कहीं किसी मांगलिक गीत न गा करके चारों तरफ लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे और चीख पुकार मची हुई थी। कहानी यहाँ से शुरू होती है जब एक लड़का एक किराए के मकान में दुकान खोलकर रहता है और वहीं पर उसी मकान मालिक की बेटी से उसको प्रेम हो जाता है। कहा सुनने के बाद शादी तय होती है। तारीख तय हो चुकी थी शादी की, प्रेम विवाह की, और उसके बाद परसों ही, माफ कीजिएगा, कल ही उसकी फंदे लटकते हुए दुल्हन की लाश मिली। पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को पंचायतनामा के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मतलब दोनों का प्रेम विवाह होना था, परिजनों ने स्वीकार कर लिया था उनके इस प्रेम को और शादी कुछ दिनों बाद होनी थी, ये मतलब था यहाँ पर। लेकिन फिर फांसी के फंदे पर क्यों लटकी ये लड़की, ये भी चर्चाओं में है। हाँ, चर्चाओं में है। ये मामला जल्दी खुल जाएगा। पुलिस जांच कर रही है। तो जब घर पे पहुंचा उसके बाद से प्रेमी ने कहा कि ऐसा है कि ये हमारी जीवित होते से नहीं हो पाई, लेकिन अब मृत होकर के ये हमारी रहेगी और ये सुहागन ही इसकी अर्थी उठेगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो वहां से आपने भेजी हैं बहुत भावुक करने वाली हैं। मरी हुई दुल्हन और 7 फेरे लगाता हुआ प्रेमी, और शायद इस तरीके से उसको अंतिम विदाई दी गई। आप देखें इन तस्वीरों में जो वहां पर मौजूद रहा, हर एक के लिए बहुत भावुक पल ये रहा। परिजन भी रोते नजर आए और उसके बाद अंतिम संस्कार कराया गया। आप देखिए, इस लम्हे को कैप्चर हर व्यक्ति ने किया। हर एक व्यक्ति के आंख में आंसू थे और ये जो शादी थी, इस तरह की शादी पूरे क्षेत्र के लिए चर्चाओं का विषय बन गई। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए आशीष। तो मरी हुई दुल्हन और दूल्हे ने 7 फेरे लिए। तस्वीरें महाराजगंज से हैं। लखनऊ में ओला ड्राइवर की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मां के सामने ही गड़ासे से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। रहीमाबाद के मवई कला माजरा में हत्या हुई थी। मां ने थाने में हत्या के मामले में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि एक मां के सामने ही गड़ासे से काटकर उसके बच्चे की हत्या कर दी गई, उसके बेटे की हत्या कर दी गई। मवई कला माजरा का ये मामला है। मां ने थाने में हत्या के मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। ओला ड्राइवर की निर्मम हत्या का मामला लखनऊ से सामने आया है। ओला ड्राइवर की उसकी मां के सामने ही गड़ासे से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। और फिलहाल पुलिस में मां ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस की जांच जारी है। हम रात में देखा 2 आदमी हाँ। का कह रहे हैं वो भीतर मार कूट के गड़सा लेकर एक आदमी यहाँ हम लोग जब जाके न हम लोगडा, हाँ। तो लोगडा अपने वहाँ कहा कौन है, हाँ। तो वो एक गड़सा लेकर दौड़ा काट डरबे हैं जो बोल दिन। अच्छा। अब वो लौंडा भगा तो पूरे गांव भरे में कहना पहली बात सबका जगह है। हाँ। हम तेरे जब ये लोग चले गए हैं तब तक गाँव के आदमी सब। ओला ड्राइवर की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। रत्नेश हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। रत्नेश, क्या बताया जा रहा है ये मामला? मां के सामने ही हत्या कर दी गई ओला ड्राइवर की। बिल्कुल, आपको बता दें राजधानी लखनऊ के थाना रहीमाबाद के हामिद मजरा मवई कला का मामला है, जहां पे ये संजय नाम का व्यक्ति है जो कि ओला चालक है। ये अपने घर पहुंचता है तो वहां पे ही पहले से ही 2 व्यक्ति घात लगाए बैठे होते हैं और जो है जैसे ही अपने घर पहुंचता है ये चालक और इस पे जो है हमला बोल देते हैं। जैसे कि ये जो है दरवाजा खोलता है, उसकी माँ जो है बाहर निकलती है तो माँ के ऊपर भी हमला बोल देते हैं लोग और ये अपनी जान बचाकर घर से बाहर की ओर भागता है। घर से घर के बाहर एक नहर थी, नहर में गिर जाता है और नहर में जाके ये दोनों लोग उसकी गड़ासे से हत्या कर देते हैं काट के। आपको बता दें ये जो विवाद है ये कहीं न कहीं जो इसकी माँ जो बता रही है, अभी सुनने में आ रहा है कि इसकी 2 शादियां हुई थी,
दोस्तादियों की वजह से ये पूरा मामला खुल के आ रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची है, घटना की पूरी पड़ताल कर रही है, दोनों आरोपियों की जांच और जो है जुटा रही है कि घटना कैसे हुई, किस तरीके से हुई। लेकिन ये जो हत्या हुई है कहीं न कहीं ये बहुत ही झंझोर देने वाली घटना है, क्योंकि माँ के सामने ही एक बेटे को बेरहमी से निर्मम हत्या की गई है। कहीं न कहीं ये हत्या बहुत ही संतोषजनक और गाँव में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है इस घटना से। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए रत्नेश। तो गड़ासे से काटकर ओला ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया है और पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है इस मामले में। और बांदा से अगली खबर है, मजदूरों को वापस लेकर लौट रही एक बस खाई में पलट गई है। बस सवार 1.5 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। 3 की हालत काफी नाजुक है, सभी को जिला अस्पताल लाया गया है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मरवल गांव के पास हादसा हुआ है। मजदूर इसमें सवार थे और 1.5 दर्जन से ज्यादा जो मजदूर हैं वो घायल हुए। 3 की हालत नाजुक है। यहाँ पर कुल 23 लोगों का बस हादसे के उसमें इलाज किया गया है। उसमें से 3 मरीजों को भर्ती किया गया है। अभी तीनों की हालत सामान्य है, उनका इलाज किया जा रहा है। बाकी के 20 लोगों को इलाज करके ओपीडी में आगे दिखाने के लिए बोला गया। तो 3 मजदूरों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, बस खाई में पलटी है, क्या और अपडेट है, कैसी स्थिति है मजदूरों की? देखिए, मैं बता दूं आपको स्वाति जी कि ये पूरा मामला बबेरू थाना क्षेत्र के मुरवल गांव का है। ये जो प्राइवेट बस थी ये प्रतापगढ़ जिले से और यहाँ राठ के इलाके से जो मजदूरों को ले जाकर के वहाँ पर ईंटें भट्टों को के पर काम करने का काम ये मजदूर करते थे और इनकी घर वापसी हो रही थी। लेकिन तभी वही लगभग सुबह तड़के आज लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वह बस अनियंत्रित होकर के खाई में जाकर के पलट गए, जिसमें लगभग 22 से 23 लोग यानी 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि मनोज जानकारी देने के लिए, तो बस खाई में पलटी है, 1.5 दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक। भारत का सर्वश्रेष्ठ